अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। गुज़िश्ता दिनों आँख मचोली का सिलसिला चलता रहा और आप भी सुनते रहे होंगे, ख़बरें आप तक पहुँचती भी रही होंगी कि जी हुकूमत वक्त ने 26वीं आइनी तरमीम लाने की कोशिश की। उसमें मल्टीपल पॉइंट्स थे, कुछ 40 से ज़ायद थे नुकात, अमेंडमेंट्स। और हुआ ऐसा कि सिर्फ वो एक मुसवदा सामने नहीं आया, वो जो सर्कुलेट कर रहा था वो 2-3 मुख्तलिफ मुसवदे थे। लेकिन परेशान कुन, हैरान कुन, स्ट्रेंज बात ये थी कि किसी भी शख्स को, किसी भी सियासतदान को, किसी भी सहाफ़ी को ये पता नहीं था कि जो ऑथेंटिक मुसवदा है वो कौन सा। हालात ये थे कि जो नून लीग के मिनिस्टर्स और सेनेटर्स थे उन तक को नहीं पता था कि कौन कौन सी आनी तरामीम आने जा रही हैं और हमने किस चीज़ के हक़ में वोट करना है। जब हम जमहूरियत का जिक्र करते हैं तो जमहूरियत में कोई भी तरामीम या कोई भी कानून जिसको हिस्सा बनाना होता है उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तमाम पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उसके प्लस माइनस डिस्कस होती हैं, फिर उस पर फैसला होता है, वोटिंग होती है। लेकिन इस दफ़ा पार्लियामेंट से बाहर ही फैसले हो रहे थे, डिस्कशंस हो रही थी, बनाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम पार्टीज़ ने अपने हिसाब किताब बराबर किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो 3-4 दिन के स्टार थे जी और हर जगह, हर प्रोग्राम में, हर महफिल में उनका तस्करा सुनने में आया। और फिर इसके अलावा MKM भी पीछे नहीं रही। फारूक सत्तार साहब ने यहाँ तक कह दिया नून लीग सियासत करना भूल गई है तो MKM सिखाने के लिए तैयार है। ये नहीं कि MKM ने भी नून लीग को कह दिया कि हम आपको सियासत सिखा देते हैं। फिर इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में 1, 2, 3, 4 वोट्स रखने वाली पार्टी भी जो है वो मैटर करती है और ऐसे में MKM ने भी अपनी प्रेजेंस शो की, बाकी पार्टीज़ ने भी। लेकिन IPP, मैं उस IPP का जिक्र नहीं कर रहा, उन IPPs जिनकी वजह से आपको बिजली महंगी मिलती है और जिनके हमने पेमेंट्स करनी होती हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में उस IPP पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ कि जिसके अनाउंस और लॉन्च होने के बाद सियासी मैदान में हलचल मच गई थी और लग रहा है ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी को बहुत बड़ा सियासी नुकसान पहुँचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ 2-3 सीटें उन्होंने नेशनल असम्बली में हासिल की। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज, और इसके साथ साथ वकला। अब वकला कह रहे हैं कि जी हम कल, आने वाले कल को 19 तारीख को एहतजाज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वो एहतजाज सिर्फ प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला या फिर उनकी जो तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं वो करेंगे, या फिर मुल्क भर के वकला को भी एतराज़ है आइनी तरामीम में, बिलखुसूस जो कि आइनी अदालत की बात की जा रही है। तो इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, हसन साबिर साहब और बैरिस्टर हुसैन चौधरी साहब। वेलकम कहता हूँ जी तमाम मेहमानों को। बैरिस्टर हुसैन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि अमूमी तौर पे वकला में क्या कोई रिजर्वेशन पाई जा रही है कि आइनी अदालत जो है उसको नहीं आना चाहिए, और चूंकि वो एक पैरेलल कोर्ट बन जाएगी उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, इस पर भी अमूमी तौर पे मुझे बताइएगा कि वकला की इस टाइम राय क्या है, सोच क्या है। सर देखिए, इसमें दो चीजें हैं। बात यह कि आपके दस्तूर के अंदर तबादला हो रहा है, अमेंडमेंट हो रही है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, और इतनी सीक्रेट अमेंडमेंट तो मैंने कभी देखे नहीं। दस्तूर हमारा है, हम मुल्क के हैं, ठीक है। दस्तूर मेरे पे लागू होगा तो मुझे पता होना चाहिए, आई शुड हैव द राइट टू नो कि जो चीज मुझे डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है उसमें क्या चीज अमेंड हो रही है। अगर कोई अदालत नहीं बन रही है तो वकीलों से पूछे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। यहाँ तो ना जजेस को पता है कि अमेंडमेंट क्या आ रही है जो जो कि जजेस पे अफेक्ट करेगी, ना ये पता है कि कोई नई अदालत बन रही है जो वकला पे इफेक्ट करेगी, सारे लोगों पे इफेक्ट करेगी। तो बात ये, इतनी सीक्रेटिव अमेंडमेंट जो है नंबर 1 मैंने कभी देखी नहीं। और वकला का यही प्रॉब्लम है। वकला का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद इन इटसेल्फ। अगर आप एक नई अदालत बना रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमने एक लफ्ज तो सुन लिया, एक नारा सुन लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कौन से केसेस जाएंगे। क्या खाली सियासी केसेस जाएंगे, क्या इलेक्शन कमीशन वाले मामला जाएंगे, क्या वो तो हुसैन क्रिमिनल साहब मैटर। हुकूमत ने बता दी कि सिर्फ आइनी केसेस जाएंगे, और जिस तरीके से दुनिया में कुछ 70-80 ममालिक ऐसे हैं भी जिनमें आइनी अदालतें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है। हजूरे वाला, बात यह है कि जब हम आर्टिकल 199 दस्तूर के अंदर अदालत जाते हैं क्रिमिनल अपील लेकर भी, वो भी तो आईनी केस है, ठीक है। तो आईनी केस किस तरह का, आप एक मुसव्वदा यानी कि आप शेर ये की कह भी रहे हैं, आप ये नुक्ता उठा रहे हैं कि ये भी कौन डिफाइन करेगा कि ये केस आईनी है कि नहीं। आईनी है क्या, नहीं आईनी है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, आपका सर अगला सवाल क्या था जी? अगला सवाल ये था कि जो वकला तहरीक है उसमें क्या अमूमी तौर पे वकला शामिल होने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ वो वकला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका टिल्ट है, या उनके वो वकला रहे हैं, या फिर उनकी तंजीम से उनका बात ताल्लुक तरीके इंसाफ की नहीं है, बात तरीके इंसाफ की नहीं है। बात यह है कि यहाँ अक्रॉस द बोर्ड द इशू इज समथिंग एल्स।
बात यह है कि अगर आपने जो नया अमेंडमेंट एक्ट फॉर इंस्टेंस या जो बिल आ रहा है या जो आइन में तब्दीली हो रही है, अगर उसमें ऐसा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त आप अगर नून लीग को भी चले सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आने वाली जुडिशरी को बायस कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर यू टेंटिंग द जुडिशरी, बिकॉज आपके तो ये हो गया कि अच्छा आप खाली वो जज, जिस तरह आपने कहा ना जी तहरीक इंसाफ वाले वकला जो है वो एहतजाज करेंगे, तो इसका मतलब कि जो अब अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो नए जजेस होंगे, क्या वो सारे नून लीग के होंगे? ठीक है, तो मेरे ख्याल में नहीं, जिस ये मैं तरह से जानना चाह रहा हूँ कि उमूमी तासुर जो है वो क्या है अमंग सर वकला। अमूमी तासर तो देयर इज अ कंफ्यूजन ऑल अक्रॉस द बोर्ड, ठीक सारे है। मुल्क में कंफ्यूजन है। ठीक है, और बात यह है कि आपके स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आपके जजेस से नहीं पूछा गया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पोस्ट होकर कराची हाई कोर्ट फॉर इंस्टेंस जाना है, तो आपके जजेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया पूछने के लिए कि क्या ये मुसव्वता जो है ये वर्कबल भी है, क्या ऐसा हो भी सकता है? अच्छा हमें बैरिस्टर साहब, वकीलों आपने को जजेस का जिक्र किया, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बेहतर है कि जजेस जो हैं अगर वो अपॉइंट होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ज़िंदगी भर यहीं पे वो रहेंगे, या फिर उनको रोटेट करना चाहिए? ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार क्या है? दुनिया भर में क्या प्रैक्टिस हो रहा है? इन माय पर्सनल ओपिनियन रोटेशन इज अमेजिंग। ठीक है, मेरे ख्याल में रोटेशन जो है ये एक कमाल और एक अच्छी किस्म की चेंज है। बट हैविंग सेड सो, आप इतनी सीक्रेटली इसको लेके क्यों चल रहे हैं? और अगली बात सर ये है जजेस की अपॉइंटमेंट। बात ये दुनिया भर में कहीं भी आपका जो पाकिस्तान का आइन है, हमारा दस्तूर है, उसमें आर्टिकल 209 है जिसके अंदर आप जजेस के पैरामीटर्स चेक करते हैं कि वेदर ही इज वर्किंग एफिकेशली, अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, अगर उसके कोई काम में कोई इशू तो नहीं है। लेकिन जब जजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस पार्लियामान रखेगी, जिस तरह हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर पार्लियामेंट का जो काम है उसके अंदर जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही जुडिशियल मैटर्स के अंदर पार्लियामान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब आप एक जज के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बिठाएंगे उसकी कारकर्दगी को देखने के लिए कि वेदर इट्स अप टू द मार्क और नॉट, तो आप मुझे बताएं क्या वो पॉलिटिकली जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। आपका आइन ठीक कहता है। है आर्टिकल 209 के ले किया हुआ, तो मेरे ख्याल के अंदर बड़ा सीक्रेटली लेके चल रहे हैं, और अब ये अपने जो चेंजेस ला रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, उसको खुद जो है थोड़ा सा बना रहे हैं प्रॉब्लमैटिक। ठीक है हसन साहब, बैरिस्टर साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो मैटर है ये आईनी है और इस आईनी मैटर को आईनी अदालत में लेके जाया जाए? फहीम भाई, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। आइन में उसकी डेफिनेशन है कि उसका काम लेजिस्लेशन करना है, और लेजिस्लेशन करने के लिए उसमें मुंतखब आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट की कोई कानून साजी करनी हो तो क्या उस डिपार्टमेंट के हेड को बुला के पहले पूछा जाए कि भाई आपको सूट करता है तो मैं ये अमेंडमेंट हम लेजिस्लेशन में लाना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो आइनी मुसवदा है उसको आइन में ही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट उसको डिस्कस करेगी, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी उसको पास करेगी, और अगर पास करेगी तो वो आइन का हिस्सा बन जाएगा, और उसको मानना जो है वो पाकिस्तान के तमाम अवाम के ऊपर बशमूल तमाम इदारों के लाजिम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसको क्यों हैपोजेट मैनर में लाया गया? हमारा भी एतराज़ है कि हैपोजेट मैनर में नहीं लाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दुनिया में बहुत सारे ममालिक में राइज है, पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन अगर कोई एक मजीद कोर्ट जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक जो केसेस हैं उनको अगर वहाँ पर डिस्कस किया जाए, जो कि मीडिया के ऊपर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आप देखते हैं, उसको परखते हैं, ये आवाम सोचती है कि उनके केसेस तो नहीं चल रहे सुप्रीम कोर्ट में, जो 65,000 केसेस की एक बैकलॉग मौजूद है। मैं खुद वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मुझे मालूम है ना कि पिछले कितने सालों से वहाँ अपील अब गालिबन कोई 52,000 रह गए हैं। मैं गुजारिश करूं कि सर देखें, आप मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आज अगर किसी को आप रेंट पे एक घर दे दीजिए ना, तो अगले 10 साल तक भूल जाएंगे अगर आपने अदालत से रुजू किया, और 10 साल तक घर खाली नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बारी नहीं आ रही केसों के चलने की। तो एक छोटा, ये सबसे छोटा इशू होना चाहिए कि एक मालिक मकान को उसकी जायदाद से उसके किराएदार ने सिर्फ इसलिए दूर रखा है कि अदालत में केस चल रहा है, तो वो उन केसेस की बारी आनी कब है? अगर एक कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक तमाम केसेस को अपने पास सुनकर उस पर फैसला कर दे, तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतराज होना चाहिए, बशमूल अदलिया के। अदलिया सुप्रीम है,
लेकिन पार्लियामेंट उससे ज्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट का ये इख्तियार आइन ने ही तफवीज किया, या तो उसको उस पैराग्राफ को निकाल देते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है, और उस वक्त ठीक है। कानून साजी करेगी जब वो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले ले। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर अंडर डिस्कशन है। हाँ, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि तमाम मकतब फिक्र के लोगों को इसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए था। देखिए, जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उनकी जितनी भी मकतबा रिप्रेजेंटेशन है, फिक्र उनके क्या तो दूर की बात है एहसान साहब, जो हुकूमती वुज़रा हैं, जब उनसे साफ़ी ने सवाल किया उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। अच्छा, बाय द वे ये बताइए कि आपके पास, आपके पार्टी के पास मुसव्वदा कब आया था? ये देखिए, हमारे पास मुसवदा मौजूद, तमाम पार्टी हेड्स को मुसवदे मिले हैं। अब कोई आगे अगर आपके सामने ये कह दे कि उसको मुसवदा नहीं मिला, तो ये वो उसका जवाब दे सकता है। पॉइंट एमक्यूएम देकर के पास एमक्यूएम ने अपनी सिफारिशात उसके अंदर ठीक दी है, है। वो मुसवदा तमाम पार्टी हेड्स को दिया गया था। हर मेंबर को तो नहीं दिया जाएगा, पार्टी हेड्स को था, डिस्कशन के लिए था, और वो मौजूद था बिल्कुल। जी ठीक है। रोकड़ी साहब, ये आईपीपी पार्टी किधर गई? कोई आप लोगों की प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही, इस मामले में कोई सियासी बयान नहीं आया, को पता नहीं चला कि आईपीपी को एग्जिस्ट भी करती है, क्या पता है? पहले तो हम डिस्कशन करते हैं जो हम टॉपिक पे हैं जी। आईपीपी का तो बात की बात है ना, आईपीपी का आप तमाम को पता है किधर है और कितनी है। बात यह है कि कानून तरामीम असेंबली का काम है लाना, ना इसमें वकील साहिबान को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, ना इसमें जजेस साहिबान को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। अच्छा। ये सरीहन पार्लिमान का काम है, और जो एमएनए है वो और उस पार्टी के जो हेड हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो असेंबली के अंदर बैठ के आइन बनाते हैं। हाँ, अगर कोई आइन के अंदर समझ ना आए किसी को तो फिर उसको इंटरप्रेट करेगी जुडिशरी। दूसरी, आईनी तरामीम जितनी भी हैं और उनका मुसव्वदा जो है, जैसा कि भाई ने कहा, वो तमाम पार्टी हेड्स को बिल्कुल मिला है, इवन मौलाना फजल रहमान को भी मिला, लेकिन थोड़ा उनका है शिकवा कि वो लेट मिला। तीसरी चीज, जो तरामीम हैं आप उनको स्टडी कीजिए कि क्या वो पाकिस्तान की जरूरत है या नहीं है, क्या अवाम पाकिस्तान या आमतुन नास को उन तरामीम की जरूरत है या नहीं है। आप एक एक तरमीम को स्टडी कीजिए, आपको मिलेगा कि ये वो जरूरत है जिसकी इस मुल्क को इस वक्त और आने वाले दिनों में, हमारे आने जो वाली मुसव्वदा मेरे पास पहुंचा, मुझे नहीं पता वो ऑथेंटिक है नहीं, कि मैंने तो सारे उसके जो शिक्के हैं वो सारी पढ़ी हैं जी जी हाँ। तो पढ़ी हैं। अच्छा, जी। एक और इश्काल पैदा किया जा रहा है कि जी 3 मुसव्वदे फिर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ तरामीम के ऊपर एतराजात थे और वो एतराजात दूर कर दिए गए। कुछ पार्टी हेड्स को एतराजात थे और उनके जस्टिफाइड थे, वो तरामीम से एतराजात उस मुसव्वदे से दूर कर दिए गए। और ये तरामीम तमाम इस मुल्क की जरूरत है। अब इसको नेगेटिव करके या इसको कोई ऐसा इशू बना के पेश करना कि जी पता नहीं क्या होने वाला था। नेगेटिव तो कोई भी नहीं कर रहा। अब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप अपोजिशन पार्टीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब का कह रहे हैं, आप एमक्यूएम का कह रहे हैं, वकला किसको कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान का स्टैंस बड़ा क्लियर है जी। उन्होंने इनकी हमायत की है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वक्त मिले और वो इसको स्टडी करें, और उसके ऊपर वो तो अपनी तरामीम अब लेके आ रहे हैं सामने। पीपल्स पार्टी अपनी तरामीम लेके आएगी, उस पे वो बैठेंगे, कंसेंसस करेंगे, और फिर वो ये तो अल्फाज है ना, ये तो वो अल्फाज हैं जो बयान हो जाते हैं, और फिर आपको पता है मीडिया, आप स्मार्ट लोग हैं, आप उसे एक लफ्ज को पकड़ के उधेड़ तो सकते हैं। कोई किसी की अपनी तरामीम नहीं है, ये वही तरामीम है जो पाकिस्तान की जरूरत है। सर, हमने क्या उधेड़ना है? हमारे पास जो चीज आती है उसी पे बात करते हैं ना, हम तो खुद से कुछ सेल्फ क्रिएटेड चीज तो हम लेके नहीं आते। मैं वही कह रहा हूँ कि आप स्मार्ट लोग हैं, आप 10 फिक्रे छोड़ के एक फिक्रे को पकड़ के उधेड़ तो सकते हैं ना। आप स्मार्ट लोग हैं, इसलिए आपके साथ बात करते वक्त या पब्लिक में कहीं बात करते वक्त सियासतदान को बड़ा केयरफुल अपने बयान को देना पड़ता है और देना चाहिए। चलें सर, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार से, तो ब्रेक से वापस आऊंगा। नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा। खुर्रम साहब, आपसे फिर आपका मौक़िफ़ लेता हूँ मैं। वेलकम बैक जी। अच्छा रोकड़ी साहब, आपने ब्रेक में जाने से पहले जिक्र किया कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मशवरा करने का, हमें असल में सिर्फ जो एमएनएज़ हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो उनका इस्तेकाक है, उनका राइट है, उनका हक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मान लिया, अच्छा आपकी बात मान ली, मुझे बताएं कि आप नून लीग से तो नहीं है, लेकिन आप अलायंस में तो हैं, क्या नून लीग के जो हुकूमती पार्टी है, जिसके वज़ीर आज़म है, जिनके पास सबसे बड़ा सूबा इस टाइम सीएम उनकी है, क्या उनके वुज़रा को, मैं एमएनएस की बात नहीं कर रहा, मैं वुज़रा की बात कर रहा हूँ, क्या उनके सब सेनेटर्स को पता था कि मुसव्वदा क्या है? सबने पढ़ा हुआ था? नहीं पढ़ा हुआ था? इसका जवाब नहीं, नेगेटिव है। मेरी बात सुने, तमाम पार्टी हेड्स के पास मुसव्वदा था, तमाम को उसका इल्म था। अब पार्टी अपनी स्मार्टली कैसे अपने नीचे उस बात को पहुंचाती है, ये पार्टी का इशू है। अगर कोई ये कहे कि मुसव्वदा नहीं था
तो ये बिल्कुल गलत है। 100% तमाम पार्टी हेड्स के पास वो संविदा था, तभी तो इजलास बुलाया हुआ था। इजलास ऐसे बुलाया हुआ था। रोकड़ी साहब, मैं पार्टी हेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी, आपने तो कहा था कि जो एमएनएज हैं, देखें ना, देखिए सिर्फ पार्टी मैं वही हेड, कह जो रहा पार्टी हूं। हेड होता है वो अगर एमएनए तो मैं सिर्फ जी, पार्टी हेड के अगर पास वो मैं पूरी मैं पार्लियामेंट का एक इख्तियार ऐसे नहीं होता ना जी। मैं अगर एक सियासतदान जो ना पार्लियामान में है ना कहीं है, अगर मुझे चीजों का पता है तो मैं कैसे कहूं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए सेनेटर्स या उनमें से कोई एमएनए ये कहे कि मैं लाइल्म हूं। असल जरूरत इसी चीज की है कि आपके अच्छा, फिर दो ही एक पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या उनको नहीं पता था या फिर सब एमएनएज, मिनिस्टर्स और सेनेटर्स जिन्होंने मीडिया से ऑफ एयर, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन एयर, ऑन द रिकॉर्ड बात की है, या तो वो झूठ बोल रहे थे या फिर उनको पता नहीं, था। एक ही नहीं, झूठ पॉसिबिलिटी। नहीं, हमारा 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 झूठ नहीं। अभी एमक्यूएम का आप जवाब सुन लें, उनका बेहतरीन जवाब है। जो पार्टी अपने मेंबर्स को जितना फाल करती है और अपने मेंबर्स को जितना इंगेज रखती है, उस पार्टी के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, फोरसाइट के साथ चलते हैं। तो ये चीजें झूठ के उसकी नहीं होती। ठीक है, पॉइंट टेकन। आईपीपी की तरफ आ जाते हैं, आईपीपी की तरफ आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि वो इक़्तिदार से दूर रहे, तो हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि उसको इक़्तिदार मिले, इक़्तिदार मिलने के बाद जो भी उसका सर्टन एम है, मकसद है, आवाम को डिलीवर करना है या जो भी व्हाट्सएवर, तो आईपीपी का भी मकसद यही होगा। जब लॉन्च की गई थी तो आपको आईपीपी का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? एक वक्त था काफ लीग का दौर था और हर तरफ काफ लीग की दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, लेकिन काफ लीग अब किधर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कहीं ऐसा मुस्तकबिल आपका तो नहीं होने जा रहा? मुस्तकबिल उसी तरह होता है जैसे आपके चैनल्स हैं, जो मेहनत करेगा, जो डेडिकेशन से चलेगा, उस चैनल का मुस्तकबिल है, नहीं तो थर्ड लाइन में चला जाएगा। मेहनत करने पे, अपनी एफर्ट करने पे, हम किस सिंसेरिटी के साथ उसको बिल्टअप करते हैं पार्टी को, तब मुस्तकबिल है। अगर नहीं करेगा तो वही उसी तरह हाल होगा जो बाकी चैनल्स का होता है, जो कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर फारिग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा हसान साहब, ये जो फारूक सत्तार साहब ने नून लीग को सियासत करने की, सिखाने की ऑफ़र की है, ये किस बुनियाद पे की है? क्या एमकेएम ने भी सोचा कि फजलुर रहमान साहब पेश हैं तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी मौके का फ़ायदा उठाएं, कम से कम सियासी बयान ही दे दें और बताएं हमारी वेटेज है, हमारी प्रेजेंस है, इस वक्त वोटों की सख्त ज़रूरत है, अगर हमारी वोट कम होगी तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हुकूमत के लिए। फहीम भाई, पार्लियामेंट में सब चौथी पार्टी है, हमारी चौथी बड़ी पार्टी है, जिसके पास 22 वोट है नेशनल असेंबली में, और इसी तरह से हमारे पास 3 वोट हैं सेनेट के अंदर, तो वैल्यू तो रखते ही है एमकेएम। जहाँ तक फारूक भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि जब पूरा दिन सिर्फ इस बात पर के राजी करने पे, चाहे मौलाना साहब को या और किसी जमात को राजी करने में लग गया, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लैक था ना गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं तो नून लीग को पहले से तैयारी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए थी। तो मुसवदा दे देने से और बातचीत कर लेने के बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आया रात गए तक, तो फारूक भाई का बयान बिल्कुल बजा है। फारूक भाई बिल्कुल सीनियर पॉलिटिशियन है और 5 दफा मुस्तफा रहमान में गए, उनसे सीखना चाहिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, बिल्कुल सीखना चाहिए। तो किसी को हार्म नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी पार्टी हो, अगर फारूक भाई कह रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। तो आपने जो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट की, कभी आपने कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया कि वफाक की यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अगर मामला पीपल्स पार्टी से नहीं संभाले जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर के बिलखसूस कराची के, तो फिर उन्हीं को हम बुला लेते हैं। कभी आप नून लीग से गिला करते हैं, हालिया आपका गिला था नून लीग से कि जो इंपॉर्टेंस बाकी पार्टीज़ को दी जा रही है वो हमें नहीं दी जा रही, और हमेशा से आप रहते भी अमूमी तौर पर हुकूमतों का हिस्सा हैं। तो क्या एमक्यूएम जो है वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रही है या करना चाहती है? देखिए भाई, हमारे पास तो कोई सूबा नहीं है। नून लीग के पास सूबा पंजाब है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में और बलूचिस्तान में है, पीटीआई के पास जो है वो केपीके के अंदर हुकूमत है, लेकिन एमक्यूएम जो चौथी बड़ी पार्टी है वफाक के अंदर, और हमेशा तीसरी बड़ी पार्टी रही जब तक पीटीआई का वजूद नहीं था। तो हमारे पास तो कोई सूबा नहीं है हमें पॉलिटिक्स करने के लिए। और सिंध सूबे के अंदर जो हमारी मेजोरिटी, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी सूबे सिंध में होती है, अपोजिशन लीडर हमारी जमात से है, आज भी हमारी जमात से है, तो हमें कहीं तो बात करनी है ना। पीपल्स पार्टी से भी बात करनी है, नून लीग से भी बात करनी है, यहाँ के लोगों की बात करनी है। 50% सिंध की आबादी जो है कराची हैदराबाद में रहती है। आज के सेंसस से लगा लेंगे तो 50% आबादी इन 2 शहरों में रहती है, लेकिन 2 शहरों को जरा हाल तो चेक करें, तो हम किससे शिकायत करेंगे? अगर हम वफाक में नून लीग के एलाई हैं तो हम नून लीग से भी बात करेंगे। हम सूबे के अंदर अगर अपोजिशन में बैठे हैं तो हम सूबे में भी शिकायत करेंगे।
देखिए अवामी मसाइल है, हमारी कोई पर्सनल डिमांड कोई भी नहीं है, हम किसी पर्सनल डिमांड पे नहीं है। यहाँ पे अगर बिल पास नहीं हो रहा तो कौन सी डिमांड रखी गई सबके सामने, लेकिन एमक्यूएम पर्सनल डिमांड नहीं कर रही है। एमक्यूएम तो बात कर रही है कि भाई आप इन शहरों को बेहतर करो, पूरे सिंध की हालत को बेहतर करो, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो, बदअमनी की सूरत को खत्म करो, यहाँ के लोगों की बहबूद के लिए काम करो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर सिंध के अंदर बहुत जरूरत है काम करने की। ये तमाम चीजें हाईलाइट तो करना हमारा काम है ना। हम ट्रू ऑपोजिशन का रोल सूबा सिंध के अंदर प्ले करते हैं, वफाक के अंदर भी अगर आप हमें देखें तो हम एलाई जरूर हैं, हम उनके इत्तेहादी हैं वफाक में, लेकिन नून लीग को हम एक टफ टाइम देते हैं, अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि जो असल अपोजिशन है वो तो अपना रोल प्ले कर ही नहीं रही। भाई आप प्रोडक्टिव बात करें, बिल के अंदर नाराजगी है, इतराज है, कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, आप उसको प्रोडक्टिव वे में तो लाए, उसको लेकिन हसन साहब वो तो तब करेंगे ना जब उनसे कुछ शेयर किया जाएगा। वो कैसे शेयर कर रहे हैं? वो तो खैर इस वक्त आज हमारे साथ पीटीआई के कोई दोस्त हैं भी नहीं, लेकिन बात करने का मकसद ये कि उनके चेयरमैन ने भी ये कहा कि अगर हमसे शेयर किया जाता, हमसे डिस्कस किया जाता तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते थे, बैठ सकते थे। जी मैं रोकी साहब आता हूँ आपकी तरफ। जी पार्लिमानी लीडर होता है, जो पार्टी हेड होता है, पार्लिमानी लीडर होता है, या पार्टी हेड जो है वो अपनी पार्लिमानी लीडर बना देता है, सबके पास मौजूद है। तो अब ये 372 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो बिल की सूरत में फ्लोट ना हो जाए, वो जब तक टेबल ना हो जाए, उससे पहले डिस्कशन है। ये बिल टेबल होने से पहले की डिस्कशन, अभी टेबल तो नहीं हुआ था, तो पार्टी हेड्स को इस कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा ना। पार्टी हेड्स ने अगर डिस्कशन किए, हमने एमक्यूएम ने किए, अपने तमाम एमएनएस को बिठा के आपने तमाम जगह पे देखा भी, हमने ब्रीफिंग भी ली है नायब वजीर आजम साहब से, वजीर कानून साहब को बुलवा के हमने उनसे ब्रीफिंग ली है, अपने इतराजात रखे, अपने सवाल रखे, उसमें अपनी तरमीम के लिए हमने भी उसमें गुजारिश। ठीक है, मैं वापस आपको जानूं जी रोकड़ी साहब, एक मैं साथ में रोकड़ी साहब मैं साथ में आप इसमें ऐड भी कर लीजिएगा। ये बताइए कि 18वीं तरमीम जब सामने आई तो कोई 8-10 माह उस पर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि पहले से मुसवदा सामने आ गया और ये नहीं पता था कि उसमें है क्या, और बाहर डिस्कशन नहीं हुई, बाहर जो है वो अलाइंसेस नहीं बने, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हुई थी डिस्कशन। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने में क्या हर्ज था? इसमें आपको कोई बात दिखाई देती है? बट साहब देखें, 18वीं तरमीम को इनके साथ ना मिलाइए। 18वीं तरमीम आपकी पाकिस्तान की शेप ऑफ पॉलिटिक्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हर चीज तब्दील हुई, ये एक बहुत बड़ा काम। इसमें तो नई कोर्ट आने जा रही है, आईनी कोर्ट, तो ये कोई छोटी तरमीम तो नहीं है। आईनी कोर्ट कुछ तो ऐसे है जिसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते फिलहाल। आईनी कोर्ट एक बड़ी आम बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड को। आप नया काम करने नहीं जा रहे। कोई भी नई सिचुएशन जब अराइज होती है और जिस मसले में भी आप फंसते हैं, तो पार्लिमान का काम ही यही है उस मसले को, उस खास नौयत को उसके हैसियत के मुताबिक डील करे। वो किया है उन्होंने। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है जी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। अच्छा रोकड़ी साहब, अवामी मसाइल जो होते हैं वो कुछ और हैं, जो आइनी मसाइल हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइनी मसाइल का इम्पैक्ट अवाम पे किसी ना किसी तरीके से होता ही है, नो डाउट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप समझते हैं कि जो हुकूमत वक्त है आज वो अवामी मसाइल के हल के लिए राइट डायरेक्शन में जा रही है, और जो अवाम एक्सपेक्ट करती है किसी भी जमहूरी हुकूमत से वो अवाम को मिल रहा है इस दौर में? देखें, ये खास तौर पर ये जो तरामीम है ये डायरेक्टली लिंक्ड है अवामी मसाइल के साथ। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हुकूमत के साथ कुछ का इशू। तमाम की तमाम जो तरामीम पेश की गई हैं वो डायरेक्टली लिंक करती हैं अवाम के साथ, और इनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिल वक्त और कुछ अरसे से अदालतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान में और बड़े कामों के उलझी हुई हैं, और अवाम शदीद बुरे तरीके से निगलेक्टेड है। अवामी मसाइल के हल के लिए तो इस हुकूमत ने ये काम किया, और ये वक्त की जरूरत है। और अगर आज हम नहीं करेंगे तो वो जो अंबार है अवामी मसाइल का वो और बढ़ता जाएगा, केओस और बढ़ता जाएगा, और फिर जो मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं वो और ज्यादा खेलते रहेंगे। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। हसन साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो नून लीग से डिफरेंट है। एमक्यूएम कहाँ पे स्टैंड करती है? एमक्यूएम का क्या सोच है, क्या अप्रोच है, क्या चाहती है एमक्यूएम की? क्या प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए? मैं आपके ना पहले वाले सवाल में भी थोड़ी सी एक लाइन ऐड कर दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन वो मदर ऑफ ऑल लॉ है, उसके अंडर में ही सारे कवानीन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइन की तरमीम होने जा रही है तो आम आदमी के लिए क्या सोचा जा रहा है। आइन के जरिए ही दूसरे कवानीन तैयार होते हैं। आइन में एक स्ट्रक्चर दिया गया है दूसरे कवानीन का, और आइन से मुतजाद कोई कानून नहीं हो सकता।
आइन जो है वो कुरान और अल्लाह की हिदायत और अहादीस और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बनाया जाएगा, और आइन के मुताबिक जो है वो दीगर कवानीन बनाए जाएंगे। लिहाजा आइन जो है वो डायरेक्टली जो है वो आवाम के लिए ही होता है, आवाम को उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आइनी तरमीम हो जाएगी तो आवाम को। मैंने आपसे शुरू में ही गुजारिश की थी कि आम आदमी का मसला ये है कि उसके केसेस अदालतों में डिस्पोज ऑफ होते होते स्विफ्ट जस्टिस मिले, है ना। आम आदमी का फायदा हो गया, वो अगर कोर्ट्स जो है वो सिर्फ आईनी केसेस जो कि सुनती है, उन आईनी केसेस के अलावा दूसरे केसेस अगर सुनने लग जाएंगे तो 20-20 साल 25-25 साल नहीं लगेंगे केसों के अंदर। जल्द से जल्द मुतवक्का है कि वो जल्द से जल्द केसेस जो है वो सुने जाए और उन पर फैसले किए जाए। दूसरी चीज आपने जो क्वेश्चन किया, आई एम सॉरी, उसका अगर रिपीट करना प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि नून लीग का मौक़िफ़ है, नून लीग की अप्रोच है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है, अलमिया भी है कि PIA जो है ऑलमोस्ट कोई 6-7-8 माह हो चुके हैं, कोई फर्म कोई शख्स इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको ख़रीदने के लिए, किसी ने बिड ही नहीं दाखिल की तो दायर की। तो जो पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतर तरीका है? एनक्यूएम की भी अपनी पॉलिसी है, एनक्यूएम भी इस बात को जो है वो गवर्नमेंट से बारहा जो है वो कह चुकी है, और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में PIA के एम्प्लॉयज हैं, PWD के एम्प्लॉयज हैं, PTCL में एम्प्लॉयज है, और बहुत सारे इदारे जिनको प्राइवेटाइज या तो कर दिया गया या जिनको किया जाना इस वक्त ठहराया जा रहा है। इन एम्प्लॉयज के बारे में पहले सेट किया जाए कि इन एम्प्लॉयज को किस इदारे में जम किया जाए, और जिस इदारे में जम किया जाएगा कहीं उस पर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना आ रहा हो, उसको अगली दफा उसको भी प्राइवेटाइज करना पड़ जाएगा। तो एक जामे पॉलिसी की जरूरत है। एनक्यूएम ने इसके अंदर चूंकि प्राइवेटाइजेशन जो मिनिस्ट्री है उसका जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक सत्तार भाई खुद हैं, तो हम ये बारहा जो है वो चीजें लेके आ रहे हैं इसके अंदर। तो हसन साहब, आप समझते हैं, आपने PTCL का भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब PTCL है, अगर उसकी हसासियत और उसकी हसासियत की नोयत का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो समझ आती है कि स्ट्रेटेजिकली वो बड़ा सेंसिटिव इदारा है जिसको हम प्राइवेटाइज कर दिए। आप नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल समझते हैं, और ये शायद उस वक्त जब प्राइवेटाइज किया गया था उस वक्त शायद ये लॉस में भी नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान को जो है वो इससे एक अच्छी और भारी जो है वो आमदनी और मुनाफे में ये PTCL था जिस वक्त किया गया, तो उसको प्राइवेटाइज शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर शायद बेहतरी ही आई है, खराब नहीं हुआ है। तो बहुत से और इदारे जैसे स्टील मिल, जब स्टील मिल के अंदर रुकावट कौन है ये आप मालूम कर सकते हैं कि वो उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जा रहा, उसके एम्प्लॉयज के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा जिनको 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें जो वो तो इसलिए सोचा नहीं जा रहा ना हसन साहब, के स्टील में कुछ बचा क्या है? जो मशीनरी है वो तो किसी काम की है नहीं, वो तो एक्सपायर्ड है, तो उसको कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा? लाइक वो PIA कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। पाकिस्तान स्टील मिल के पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी उसकी सिर्फ मशीनरी नहीं है फहीम भाई, उसके पास उसकी वर्थ से ज्यादा लैंड मौजूद है, जिसमें बहुत हद तक कब्जा शुदा जमीन भी है हसन साहब। ये है ऐसा, उसको बाय करना है, जो भी बाय करेगा, लेकिन स्टील मिल की सूरत में करना चाहिए। और स्टील मिल की मशीनरी, स्टील मिल आज भी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बहुत बड़े कारोबार कर रहे हैं लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान स्टील मिल क्यों नहीं चल सकती? आपको क्या सियासी मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है मौजूदा हुकूमत का? क्या बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, एक एंटिटी है, क्या हुकूमत के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि उसको ऑन बोर्ड ले, चाहे वो मिसाके जमहूरियत हो, चाहे वो मिसाके मईशत हो, या फिर काम इस तरीके से चलता रहेगा, हुकूमत बर्डन बर्दाश्त कर लेगी, अपना वक्त पूरा कर लेगी? देखिए, किसी को भी ये एतराज़ नहीं है और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं कि PTI को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन PTI अपना जो पोजीशन का रोल है वो प्ले नहीं कर रही। उन्होंने एक चीज़ तय कर ली, सेट कर ली है कि वही हैं जो पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमात है, उनके मुताबिक कोई काम होगा तो वही काबिल कबूल है, वरना काबिल कबूल नहीं है। वो तो बहुत इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बात करते हैं, वो मुझे ज़रूरत नहीं दोहराने की। क्या प्रोडक्टिविटी उन्होंने अब तक अपोजिशन में रह के दी है? क्या ये एक मुसवदे को नामंजूर सिर्फ कह के उसके बारे में कोई डिस्कशन की है इन्होंने? ये सिर्फ ये कह देना कि जी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन दूसरी जगह वो कहते हैं कि दिसंबर में ले आए तो उसको कबूल कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको ये एतराज नहीं कि उसके अंदर आईनी तौर पर तब्दील होना या ना होना चाहिए, उनको ये एतराज है कि अभी नहीं होना चाहिए, दिसंबर में लाके हम कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। PTI को अपने तर्ज सियासत के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है,
और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनसे बात करती है, वो भी पार्टी से फ्लोर ऑफ द हाउस या असेंबली के अंदर तो बात कर लेते हैं, बाहर निकल के उनको अपने लीडर को एक अलग इमेज दिखाना होता है, उनकी मजबूत आप भी समझा सकते हैं, आप उनके पुराने साथी हैं रिसेंट मार्च जी ठीक है, थैंक यू सो मच जी। खुरम रोकड़ी साहब, हसन साबिर साहब, बैरिस्टर हुसैन चौधरी साहब, नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।